नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल रीस्टार्ट विद अनीता में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं फिर से कंटिन्यू करती हूँ इनको टर्म्स के बारे में। एज यू आर अवेयर दैट द इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैड सेट अप दीज इनको टर्म्स इन 1936 आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो आज मैं आपको बता रही हूँ DDU टर्म के बारे में। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि DDU एंड DAP इज द सेम टर्म। बहुत सारे लोगों की मेरे पास क्वेरीज आई थी कि मैम ये DAP क्या होता है और DDU क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि DAP डिलीवर एट प्लेस एंड डिलीवर ड्यूटी अनपेड इज द सेम थिंग। Deliver duty paid, deliver duty unpaid. It is an old international term which now replaced by International Chamber of Commerce in 2010 by DAB, means delivery duty delivered at place. So DDU and DAB is the same thing. It was only the name was changed, but still the जो पीपल्स हैं वो अभी भी DDU ही टर्म को इस्तेमाल करते हैं। वो उनको ज़्यादा इजी लगता है बोलना, DAP थोड़ा उनको मुश्किल लगता है और उनको लगता है कि थोड़ा कंफ्यूज है ये टर्म। तो इसमें क्या है कि इट इज़ द सेम थिंग वेयर द सेलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू डिलीवर द गुड्स एट द डेस्टिनेशन पोर्ट वेयर द बायर रिक्वायर्स। इस केस में सेलर्स के जो हैंड्स है वो ऑफ हो जाते हैं, क्योंकि इस केस में उसको कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं भरनी पड़ती, उस डेस्टिनेशन कंट्री के कोई टैक्सेस नहीं भरने पड़ते, कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं भरनी पड़ती। तो इस केस में सेलर जो गुड्स लेके जाता है उसमें अपने ओरिजिन की कॉस्ट, जो मैंने आपको पहले बताई थी कि उसमें प्रोडक्ट या गुड्स के जो भी उसके खर्चे होते हैं, पैकिंग के खर्चे होते हैं, लोडिंग अनलोडिंग होती है। मैं बार बार ये सब चीजें इसीलिए बता रही हूँ कि आप कभी इस बिजनेस को करो तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व होती है। तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि DDU में जो ओरिजिन के खर्चे हैं, लाइक प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी, पैकिंग की कॉस्ट होगी, प्रोडक्ट को प्रोसेस करने की कॉस्ट होगी, वहाँ की ट्रांसपोर्टेशन होगी, लोडिंग अनलोडिंग के खर्चे हो गए, शिपिंग लाइन के खर्चे हो गए, कोमकर या ट्रेन से जब आप किसी ICD से दूसरी पोर्ट पे ले जाते हो वहाँ के खर्चे हो गए, आगे शिपिंग लाइन के खर्चे हो गए, या पोर्ट के जितने भी चार्जेस हैं, प्लस सी फ्रेट हो गया जो हम फ्रेट पे करते हैं एक कंटेनर को ले जाने के लिए, या बल्क शिपमेंट कर रहे हैं तो बल्क का जो वेसल का फ्रेट होता है उसको पे करते हैं। उन खर्चों के अलावा जब हम उसको वेसल से उतार के कंटेनर को या बल्क शिपमेंट को उतार के बायर को हैंड ओवर करते हैं, उसको हम कहते हैं DDU शिपमेंट। DDU मीन्स की डिलीवर्ड ड्यूटी अनपेड। मतलब इस केस में हम डेस्टिनेशन की कंट्री की कोई ड्यूटी, कोई टैक्स, कोई ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं करते। उसमें जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन खर्चों को पे करने की वो बायर की है। तो इसलिए हम इसके लिए ये टर्म यूज करते हैं कि सेलर्स के जो है हैंड्स ऑफ हो गए, उसने जब कार्गो डिलीवर कर दिया। तो इस केस में जो मैं आपको बताती हूँ कि सेलर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बायर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन कर दिया है सेलर और बायर के नाम से, जो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ। जैसे कि सेलर की ड्यूटी है डिलीवर द गुड्स, डॉक्यूमेंटेशन टू द बायर, जो भी उस कंट्री की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली बायर को वो डॉक्यूमेंट हैंड ओवर कर देता है। कौन? सेलर। ये सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद बायर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जब हम उसको डॉक्यूमेंट सेलर देता है, सब कुछ है, तो वो उसको जो है बायर उनसे डॉक्यूमेंट्स लेता है और उसके बदले में वो पे करता है उस इनवॉइस की वैल्यू जो सेलर ने उसके ऊपर रेज की है। एक तो नंबर ये हो गया। दूसरा नंबर ये है कि वंस द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द डेस्टिनेशन कंट्री ऑल रिस्क ट्रांसफर टू बायर। तो मैंने आपको जो भी एक वर्ड बताया था हैंड्स ऑफ, तो उसमें क्या होता है, जितने भी जब वो गुड्स वहां पे कंट्री में डिलीवर हो जाते हैं तो जो रिस्क है डॉक्यूमेंट्स देते के साथ ही, जैसे ही सेलर ने बायर को डॉक्यूमेंट हैंड ओवर किए तो उन गुड्स का जो रिस्क है वो सारा का सारा बायर को जो है वो ट्रांसफर कर देता है सेलर। और ट्रांसफर दिखता नहीं है, मींस कि जैसे उसने डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर किए उसका जो गुड्स का रिस्क है वो सारा का सारा बायर के पास चला गया। तो वंस द गुड्स ट्रांसफर्ड ऑल रिस्क फॉर लॉस एंड डैमेज ट्रांसफर टू द बायर। तो इस केस में क्या होता है कि जब ये गुड्स ट्रांसफर होती हैं या कुछ है तो बायर जो है वो इंश्योरेंस ले लेता है, या इस केस में सेलर भी ऐसे कर सकता है कि वो बायर के वेयर हाउस का इंश्योरेंस कॉस्ट ले ले, या बायर अपने आप उस इंश्योरेंस कॉस्ट को कवर करे। इसमें सेलर को पता तो होता है कि इसमें रिस्क इन्वॉल्व है, पर ये सेलर की मर्जी होती है कि उसका इंश्योरेंस ले या ना ले। ये बायर के लिए जरूरी है कि वो अपनी गुड्स का इंश्योरेंस ले।
नंबर 3 है सेलर फेस डिलीवरी लैंडिंग गुड्स कॉस्ट फॉर डेस्टिनेशन कंट्री। तो ये सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ओरिजिन की कॉस्ट ले, और वहां तक डिलीवरी की कॉस्ट जो पोर्ट तक की है वो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इस केस में बायर जो है वो इंपोर्ट ड्यूटी पे करता है, टैक्सेस पे करता है, डिलीवरी कॉस्ट पे करता है, ये इसमें बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इनमें अगर बेनिफिट देखा जाए सेलर्स का, वो ये है कि वो जो गुड्स का रिस्क है वो पोर्ट पे ट्रांसफर कर देता है। बायर का बेनिफिट एक ये है कि बायर का कंट्रोल होता है अपनी शिपमेंट पे। बायर अपना पोर्ट पे डिलीवरी ले लेता है, और उसको जल्दी है या उसको लेट ले जाना है, ये आगे बायर की मर्जी है, वो अपने वेयर हाउस तक कैसे लेके जाता है। अपनी गुड्स को वो इंश्योरेंस करता है। इसमें इंश्योरेंस एक मेजर पार्ट है, एवरी शिपमेंट में जो है वो कवर एक रोल अदा करती है इंश्योरेंस। तो कोई भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रहा हो तो हमें उसका इंश्योरेंस पार्ट जो है वो जरूर करवाना चाहिए। तो बेसिकली यही है डिलीवरी ड्यूटी अनपेड का जो मैंने आपको बताया, जो कि इक्वल है डिलीवर्ड एट प्लेस। तो मैक्सिमम लोग अभी डिलीवर्ड ड्यूटी अनपेड को ही यूज करते हैं इस टर्म को। डिलीवर्ड एट प्लेस जो है वो अभी भी बहुत कम लोग यूज करते हैं। तो दीज आर द सेम थिंग्स। तो अगर फिर भी अगर आपको कोई लगता है कि इसमें कोई क्लैरिटी कम है या कुछ है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या मेरे इनबॉक्स पे मैसेज कर सकते हैं। तो मैं जल्दी ही आपको मिलती हूँ अपने नए लेसन के साथ, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी डिलीवरी ड्यूटी पेड। तो थैंक यू सो मच। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पूरी देखें और लाइक जरूर करिए। थैंक यू।